आज के सेशन में हम लोग ऑर्डर 39 ऑफ सीपीसी के बारे में पढ़ेंगे। ये जो ऑर्डर 39 है, इस ऑर्डर 39 में स्पेशली मेंशंस है टेम्पररी इंजंक्शन एंड इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर। अब सबसे पहले ये समझ लो ये है क्या, इसमें कितने रूल्स हैं। इस पूरे ऑर्डर में 10 रूल है, 1 से लेके 10 तक रूल है। इसमें भी जो रूल 1 to 5 है वो टेम्पररी इंजंक्शन से संबंधित है, और जो इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर है इसके तहत रूल 6 to 10 संबंधित है। अब ये प्रश्न ये है, यहां समझ लो सबसे पहले कि टेम्पररी इंजंक्शन क्या होता है, और इसके साथ साथ इंजंक्शन के साथ साथ कि ये जो इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर्स है ये क्या होता है। देखो हिंदी में इसको टेम्पररी का मतलब अस्थायी और इंजंक्शन का मतलब होता है व्यादेश। अब ये अस्थायी व्यादेश इसका मतलब हो जाएगा अस्थायी व्यादेश, और जो इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर होता है इसका मतलब होता है अंतर्वर्ती आदेश। अंतर्वर्ती आदेश। अब इसका मतलब सबसे पहले समझ लेंगे कि कंसर्न्स क्या क्या होंगे। देखो जो इंजंक्शन है, इंजंक्शन का मतलब हुआ कि एक ऐसा ऑर्डर या ऐसा जजमेंट या ऐसा कुछ भी जो वादी को या प्रतिवादी को, किसी भी पक्षकार का, किसी भी व्यक्ति का जो कोर्ट में संबंधित है, उस व्यक्ति को या तो कुछ करने का आदेश देता है या फिर किसी चीज को करने से रोकता है, रिफ्रेन करता है। अर्थात ऐसा कुछ भी ऑर्डर या ऐसा कुछ भी आदेश या जो कुछ भी हो जो किसी वादी या प्रतिवादी में से किसी को भी कुछ करने या कुछ न करने का ऑर्डर देता है, डायरेक्शन देता है, इसको इंजंक्शन कहते हैं। अर्थात इंजंक्शन में किसी को कुछ करने के लिए या किसी चीज को ना करने के लिए कहा जाता है। अब इंजंक्शंस की ही बात करेंगे तो ये दो टाइप के हो जाएंगे। एक हो जाएगा परमानेंट इंजंक्शन, आखिर परमानेंट जो आदेश होगा, अर्थात जैसे डिक्री वगैरह के फॉर्मेट्स में आते हैं तो परमानेंट इंजंक्शन। एक होता है टेम्पररी इंजंक्शन। टेम्पररी इंजंक्शन का मतलब तात्कालिक रूप से कुछ व्यादेश दिया गया। अर्थात तात्कालिक रूप का क्या मतलब ये होगा इन बिटवीन ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ द सूट, सूट के इन बिटवीन में, अर्थात बिना फाइनल हुए ही, अभी फाइनल नहीं हुआ लेकिन कोर्ट को लगता है कि कुछ ऐसे इंटरिम ऑर्डर की नेसेसिटी है, कुछ ऐसे कंसर्न्स की जरूरत है जिसमें इन बातों को ऐसा आदेश दिया जाए, तो वहां इस कंसर्न्स में टेम्पररी इंजंक्शंस दिए जाते हैं। अर्थात टेम्पररी कुछ करने का या कुछ न करने का आदेश दिया जाता है। उसके बाद जो परमानेंट होंगे, परमानेंट इंजंक्शंस में क्या होंगे, फाइनल डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा। फाइनली जो भी राइट्स एंड लिबर्टीज होंगे वो डिसाइड कर दिए जाएंगे, वो सारा कुछ फाइनल होगा। फाइनल का जो मेंटेनेंस होंगे वो लास्ट तक होंगे, जबकि जो टेम्पररी इंजंक्शंस हैं वो किसी नेक्स्ट ऑर्डर या जब नेक्स्ट ऑर्डर या फाइनल ऑर्डर आएगा तो इसकी वैल्यू समाप्त हो जाएगी, इसको समाप्त कर दिया जाएगा। तो टेम्पररी इंजंक्शन। इसके साथ साथ अब टेम्पररी इंजंक्शंस की ही बात करें तो जो परमानेंट इंजंक्शंस की बात, टेम्पररी इंजंक्शंस कहां है, इस ऑर्डर 39 ऑफ सीपीसी में है, लेकिन जो परमानेंट इंजंक्शंस है वो क्या होगा फैसला होने के बाद। तो परमानेंट इंजंक्शंस की यदि बात करें तो इसके लिए स्पेशल रिलीफ एक्ट्स याद करिए, जहां हम लोग ने पढ़ा था, या आगे भी हम लोग एसआरए को जब देखेंगे तो एसआरए वाले कंसर्न्स में जो एसआरए के जो सेक्शंस 38 to 42 वाले सेक्शंस है उसमें परमानेंट इंजंक्शंस की बात की गई है। क्लियर हुआ। अब इस बात को हम लोग नोट कर लेते हैं क्या क्या होगा। इंजंक्शन का क्या मतलब होगा, ऑर्डर और जजमेंट, ऑर्डर और जजमेंट डायरेक्ट्स टू डू समथिंग, टू डू समथिंग और टू रिफ्रेन फ्रॉम anything to do to any party, किसी भी पार्टी को कुछ करने का आदेश या कुछ न करने का आदेश, ऐसा हो जाएगा इंजंक्शन। अब जब इंजंक्शंस की बात करेंगे हम लोग तो ये जो इंजंक्शंस हैं ये दो टाइप के होंगे। इंजंक्शन अर्थात जो व्यादेश होंगे, ये व्यादेश को दो पार्ट में, दो बार में बांटते हैं। एक तो इसके टाइम फ्रेम के आधार पर बांटते हैं और दूसरा इसके नेचर के आधार पर बांटते हैं। इंजंक्शन मतलब कुछ करने या कुछ ना करने का आदेश। तो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फ्रेम, टाइम फ्रेम के आधार पर बांटोगे, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फ्रेम। यदि इस आधार पर बांटा जाए तो ये दो टाइप के होते हैं। एक होगा परमानेंट स्थायी व्यादेश, अर्थात स्थायी रूप से कुछ कहना है या नहीं कहना है, और दूसरा होगा टेम्पररी, टेम्पररी इंजंक्शन। अब ये जो परमानेंट अस्थायी आदेश है ये क्या होगा, ये फाइनल होता है, और ये क्या होता है तात्कालिक। फाइनल वाला जो इंजंक्शंस है अर्थात जो परमानेंट इंजंक्शंस हैं
परमानेंट जो आदेश है वो कहां दिया गया है, तो ये एसआरए का विषय है, स्पेशल रिलीफ एक्ट्स। एसआरए 1963 का जो एक्ट है उसमें ये मेंशंस है, और उसमें भी एक्ट कौन सा, तो एक्ट नंबर रूल नंबर सेक्शन नंबर 38 टू 42। इस सेक्शन में ये स्पेशली दिया गया है। सीपीसी में इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी डायरेक्टली नहीं है। सीपीसी में टेम्पररी इंजंक्शंस की बात की जाती है, और ये कहां है, ये है ऑर्डर 39 जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं ऑफ सीपीसी। ये क्लियर हुआ कि परमानेंट इंजंक्शन फाइनल होता है, ये कहां होता है, ये 38 टू 42 सेक्शंस एसआरए 1963 में। इसमें क्या होगा, इसमें राइट्स एंड लायबिलिटीज का फाइनल डिसीजन हो जाएगा, इसके बाद कोई कंसर्न्स नहीं होंगे, ये जो कुछ भी होगा फाइनल होगा। इसमें क्या होंगे, ये तत्कालिक होंगे, इन बिटवीन ऑफ द जजमेंट्स होंगे। इसमें राइट्स लायबिलिटीज का परमानेंट डिसीजन नहीं होगा, और ऐसे कंसर्न्स में फर्दर जो ऑर्डर्स होंगे या जो फाइनल ऑर्डर होंगे उसके आधार पर इसको समाप्त कर दिया जाएगा। अर्थात इसकी वैलिडिटी तभी तक होगी जब तक कोई फर्दर ऑर्डर ना आ जाए या फिर फाइनल जजमेंट ना आ जाए। तो इसका लागू होना कब होगा, परमानेंट होगा। ये कब तक लागू होगा, अप टू फर्दर, जब तक फर्दर ऑर्डर ना आ जाए, जब तक फर्दर ऑर्डर ना आए तब तक लागू होगा, या फिर जो फाइनल जजमेंट ना आ जाए, या फाइनल जजमेंट तक, तभी तक ये लागू होंगे। तो ये था ऑन द बेसिस ऑफ टाइम फ्रेम। इंजंक्शन को एक और भी आधार पे हम लोग बांटते हैं। इंजंक्शन को एक और आधार पे कौन सा बांटेंगे, तो कहा था ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के आधार पे भी इंजंक्शंस को दो पार्ट में बांटते हैं। एक वो होगा जो मैंडेटरी होगा। मैंडेटरी का मतलब होगा निश्चित, अनिवार्य, अर्थात करना ही होगा। ये जो आदेश है ये करना ही होगा, मैंडेटरी। ये जो कंसर्न्स है ये सेक्शन 39 ऑफ एसआरए एक्ट है। एसआरए 1963 के सेक्शन 39 में मैंडेटरी के बारे में, मैंडेटरी इंजंक्शंस के बारे में बताया गया कि जो भी इंजंक्शंस होंगे उसे आपको करने ही होंगे, लागू करवाने ही होंगे। इसके अलावा जो एक होता है वो है प्रिवेंटिव इंजंक्शन। प्रिवेंटिव इंजंक्शंस का मतलब निवारणात्मक, अर्थात यहां कुछ न करने के लिए या किसी काम को करने के बाद होने वाली समस्याओं से रोकने के लिए पहले ही प्रिवेंटिव इंजंक्शंस होता है। और प्रिवेंटिव इंजंक्शंस की यदि बात करें तो ये सेक्शन 42 ऑफ एसआरए में दिया गया है। सेक्शन 42 ऑफ एसआरए। ये दोनों ही पार्ट्स क्या होंगे, ये नेचर, मैंडेटरी और प्रिवेंटिव, ये परमानेंट टाइप ऑफ इंजेक्शन है। और जब परमानेंट टाइप्स ऑफ इंजेक्शन होंगे तो फिर ये किसका होगा, एसआरए स्पेशल रिलीफ एक्ट का मुद्दा होगा। तो यहां एक पॉइंट क्लियर हो गया कि परमानेंट इंजेक्शन किस बात का मुद्दा है, वो स्पेशल रिलीफ एक्ट का है। कहां, 38 टू 42 तक का। जो अस्थायी टेम्पररी वाला है वो किसका है, ऑर्डर 39 का। अब यहां कंसर्न्स आएगा कि ऑर्डर 39 में जो अस्थायी टेम्पररी इंजेक्शन किया गया वो क्यों किया गया, इसकी आवश्यकता क्या है। इसकी आवश्यकता के बारे में डिसाइड करता है जो रूल 1 ऑफ ऑर्डर 39 है। तो इस रूल 1 में क्या कहा जाता है, इसके लिए हम लोग देखते हैं। अब देखो इसमें जो टेम्परेरी इंजंक्शन कहां है, ऑर्डर 39। इस ऑर्डर 39 में रूल 1 to 10 है, और ये जो रूल 1 to 10 है इसमें 1 to 5 किससे संबंधित है, टेम्पररी इंजंक्शन से है। और 6 to जो 10 है ये इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर से है। इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर अर्थात अंतर्वर्ती आदेश से है। तो ये जो अंतर्वर्ती आदेश है तो इसमें हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि टेम्पररी इंजंक्शंस क्या होंगे। तो इसमें आता है रूल 1। रूल 1 कहता है कि किन कंसर्न्स में या किन आधार पे टेम्पररी इंजंक्शंस दिया जा सकता है। सामान्य अर्थों में देखो, इंजंक्शंस का जो मतलब है वो सामान्य अर्थ में किसी चीज को रिफ्रेन करने से लगाया जाता है। वैसे जैसे ही किसी को रिफ्रेन करने के लिए कहा जाएगा तो इसका मतलब भी हो गया किसी को कुछ करने को भी कहा जाएगा। तो रूल फर्स्ट कहता है कि किन कंसर्न्स में इंटरलॉक्यूटरी जो टेम्पररी इंजंक्शंस है वो टेम्पररी इंजंक्शंस कब दिया जा सकता है। तो कहा जाता है कि ये दोनों ही पार्टी में से किसी पार्टी के एप्लीकेशन पे दिया जा सकता है। सबसे पहला काम तो ये है।
कि इसमें वादी या प्रतिवादी जो कोई भी एप्लीकेशन दे कोर्ट में उसके आधार पर दिया जा सकता है। अब वो आधार क्या होगा, तो इस आधार को कहा जाता है 3 कंसर्न्स होने चाहिए जिस आधार पे कोर्ट को लगे तो कोर्ट जो टेम्पररी इंजंक्शन है वो दे सकता है। वो क्या है आधार? पहला आधार ये होना चाहिए कि मान लो दो व्यक्ति के बीच में बात है और उस व्यक्ति को लगता है कि बात से संबंधित जो लैंड या कुछ भी कंसर्न्स है उस चीज को जो प्लेंटिफ है या किसी भी तरह से किसी भी पार्टी के द्वारा बात से संबंधित जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं या जो जमीन या कुछ भी रिसोर्सेस हैं या जो कुछ भी उससे संबंधित है उसे या तो डिस्पोज किया जा रहा है या वो समाप्त हो जाएगा या इंटेंशनली उसे खत्म किया जा रहा है जिससे जो डिग्री होंगी या डिक्री होंगे डिक्री लागू करने में दिक्कतें होंगी। तो इसीलिए बाद के मेन विषय को समाप्त होने से बचाने के लिए इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर दिया जा सकता है। तो 3 आधार, पहला आधार क्या होगा, या तो जो विषय वस्तु है सब्जेक्ट मैटर है वही डिस्पोज किया जा रहा है या उसे समाप्त किया जा रहा है या वो समाप्त हो रहा है। दूसरा कंसर्न ये है कि डिफेंडेंट यदि प्लेंटिफ को इस बात की धमकी दे रहा है या डिफेंडेंट की ऐसी आशाएं है कि जो कुछ भी जो प्रॉपर्टीज या व्हाटएवर भी कंसर्न्स में संबंधित है उसे वो इस बिहाफ पे या इस आधार पर डिस्पोज कर देगा या समाप्त कर देगा कि प्लेंटिफ के ऋण की वसूली न हो, ऐसे कंसर्न्स में भी उसे इस काम से रोका जा सकता है। और तीसरा जो कंसर्न है वो ऐसा भी है कि यदि डिफेंडेंट प्लेंटिफ को इस बात के लिए धमकी देता है कि बाद में संस्थगित जो भूमि या एक्सेट्रा कुछ भी है उससे उसको जबरदस्ती बेदखल किया जा सकता है, इवैक्यूएट किया जा सकता है या उसे इंजरी प्रदान किया जा सकता है या उसे इंजरी हो सकती है। तो इन 3 अर्थों में इस कंसर्न में यदि कोर्ट सेटिस्फाइड हो तो किसी भी पार्टी के एप्लीकेशंस में कोर्ट इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर दे सकता है। इंटरलॉक्यूटरी जो इंजंक्शन या जो हम लोग बात करते हैं टेम्पररी इंजंक्शंस है वो टेम्पररी इंजंक्शंस दे सकता है। तो पहला रूल कहता है क्या आधार है, बेसिस, क्या बेसिस होंगे इसका, तो इसमें 3 आधार की चर्चा की गई है। पहला आधार क्या कंसर्न्स है, तो कहा गया कि जो फर्स्ट आदेश है, एक चीज और भी ध्यान रखो, पहला क्या है कि ये तभी होगा व्हेन एनी पार्टी अप्लाइड फॉर, जब कोई भी पार्टी अप्लाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ एफिडेविट, यदि कोई भी पार्टी इस बात के लिए अप्लाई करे तभी होगा। और अप्लाई कैसे करेगा, तो ऑन द बेसिस ऑफ एफिडेविट या विद सपोर्टिंग ऑफ एफिडेविट। एफिडेविट के शपथ पत्र के बिना नहीं हो सकता, अर्थात जो भी चीजें आप कहेंगे उसके लिए शपथ पत्र देने होंगे कि ऐसा हमें लगता है और फिर कोर्ट सेटिस्फाइड हो। तो पहला कंसर्न क्या है, जब इस बात की इमेंस कंसर्न्स हो। तो पहला क्या है, जब इस बात का खतरा हो कि जो डिस्पोज्ड प्रॉपर्टीज है, मतलब ऐसा हो जाए जो विवादग्रस्त संपत्ति है उसका वेस्टेज, डैमेज आदि हो जाए, अर्थात जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का गलत तरीके से रॉन्गफुली डिस्पोजिंग, वेस्टेज एटसेट्राज होने के चांसेस हैं। डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का रॉन्गफुली डिस्पोजिंग या वेस्टेज एटसेट्राज होने का खतरा हो, ऐसे कंसर्न्स में, चूंकि इससे यदि जो वेस्टेज प्रॉपर्टी है वही, जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है वही समाप्त हो जाएगा, तो फिर जो जजमेंट्स आएंगे उस जजमेंट का होगा क्या, ये कंसर्न्स होंगे। इसीलिए पहला कंसर्न ये है। और इस आधार पे क्या ला सकता है, तो यहां ध्यान रखो, इस आधार पे कोई भी ला सकता है, एनीवन कैन ब्रिंग द एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन ला सकता है, या तो प्लेंटिफ हो या डिफेंडेंट हो, प्लेंटिफ या डिफेंडेंट हो। इसी का जो दूसरा कारण होंगे, जो बी है, वो ये कहता है कि व्हेन डिफेंडेंट थ्रेटन या डिफेंडेंट इन हैविंग सम इंटेंशन, इस तरह की वो प्रॉपर्टी को डिस्पोज कर दे जिससे जो उसके क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स के साथ डिफॉल्ट हो और उसे पेमेंट की प्राप्ति ना हो। तो दूसरा कब होगा, जब डिफेंडेंट इंटेंशनली और थ्रेटन या हैविंग इंटेंशन, या इसका इंटेंशन ऐसा हो, क्या हो इंटेंशन,
टू डिस्पोज द प्रॉपर्टी, डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी, डिस्पोज द प्रॉपर्टी, टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर, टू डिफ्रॉड द क्रेडिटर। यदि क्रेडिटर को डिफ्रॉड करने के लिए वो अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज करना चाहता है, या तो इसकी धमकी दिया है या फिर वैसा करना चाहता है, दोनों ही कंसर्न्स में कुछ भी हो जाए तो उस काम से उसे रेफ्रेन किया जा सकता है, उसे रोका जा सकता है। और स्पेशली ध्यान रखो जो बी वाला सेक्शन है, तो ये डिफेंडेंट थ्रेटन कर रहा है, धमकी दे रहा है, या उसे कुछ ऐसा उसकी इंटेंशन ऐसी है जिससे वो डिस्पोज करने वाला हो ताकि उसके जो क्रेडिटर है उसके साथ डिफ्रॉड हो और उसको प्राप्ति ना हो। ऐसे कंसर्न्स में तो ये वाला जो बात है ये कौन लाएगा, तो ये प्लेंटिफ ला सकता है। ये कौन लाएगा कोर्ट में? पहला था किसी भी कंसर्न्स में जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी की आशंका है कि वो नष्ट हो जाए या उसको प्रॉपर्ली डिस्पोज नहीं किया जा रहा है, ऐसे कंसर्न्स में कोई भी वादी ला सकता था। लेकिन ऐसे कंसर्न्स में जब क्रेडिटर की डिफॉल्टिंग की बात आए तो ऐसे कंसर्न्स में केवल और केवल प्लेंटिफ ही बात ला सकता है, डिफेंडेंट नहीं, क्योंकि डिफेंडेंट तो करना ही चाहता है ये। और तीसरा कंसर्न जो सी है, सी कहता है किस कंसर्न्स में, तो कहता है जब एक व्यक्ति या डिफेंडेंट प्लेंटिफ को बाय फोर्स या किसी अन्य तरीके से उसके कब्जे की जो प्रॉपर्टी है उससे बेदखल कर सकता है, इवैक्यूएट कर सकता है, या फिर उसको इंजर्ड कर सकता है। ऐसे कंसर्न, उसके राइट्स को इंजर्ड कर सकता है। ऐसे कंसर्न्स में भी ये जो टेम्पररी इंजंक्शंस है, टेम्पररी इंजंक्शंस का ऑर्डर दिया जा सकता है। तीसरा कंसर्न कब है? व्हेन डिफेंडेंट threatens और having intention, या इस बात की इंटेंशन है to evacuate the plaintiff from their position forcefully and wrongfully, forcefully and unlawfully, or to injure them, injure their rights। मतलब ऐसा हुआ किसी प्रॉपर्टी से डिफेंडेंट या तो प्लेंटिफ को जबरदस्ती हटा दे, बेदखल कर दे, या फिर उसके राइट्स के साथ या उसके राइट्स को इंजर्ड करे। तो ये तीन कंसर्न्स हो जाएंगे। ये भी कंसर्न्स कौन होगा? ये भी कौन लाएगा? केवल प्लेंटिफ द्वारा ही लाया जा सकता है। अर्थात पहला रूल ये कहता है कि तीन कंसर्न्स में इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर या इंटरलॉक्यूटरी जो तीन कंसर्न्स होंगे, तीन कंसर्न्स में टेम्पररी इंजंक्शंस हो सकते हैं। वो तीन कंसर्न्स कौन कौन होंगे? पहला, जब जो उससे संबंधित चीजें हैं उसे नष्ट हो जाने का या गलत तरीके से वेस्ट हो जाने का खतरा हो। दूसरा, जब डिफेंडेंट प्लेंटिफ को या अपने क्रेडिटर को फ्रॉड करने के लिए अपनी संपत्ति को हटा रहा हो, मान लो संपत्ति ही हटा देगा ताकि जजमेंट कुछ भी आ जाए तो बाद में उसकी वसूली नहीं हो सकती। तीसरा, कि प्लेंटिफ के कब्जे में जो चीजें हैं उसे बाय जबरदस्ती बेदखल कर दिया जाए या फिर उसके राइट को इंजर्ड किया जाए। इन तीन परिस्थिति में यदि कोर्ट को लगता है, और ये बातें कैसे कहना होगा, ध्यान रखो, ये एफिडेविट के द्वारा कहा जाएगा, तो इन तीन कंसर्न्स में कोर्ट टेम्पररी इंजंक्शंस का ऑर्डर दे सकती है। तो पहला रूल क्लियर हो गया। अब आते हैं सेकेंड रूल के बारे में बात करते हैं। जो सेकेंड रूल है वो ये बताता है कि ये जो आवेदन है ये कौन दे सकता है और कब दे सकता है। तो सबसे पहले यदि वादी दे रहा है तो वादी किसी भी स्टेज में इसके लिए एप्लीकेशन दे सकता है, और यदि डिफेंडेंट को ये आदेश देना, ये एप्लीकेशन देना हो तो वो कब दे सकता है? तो डिफेंडेंट कभी दे सकता है जब वो कोर्ट में अपीयर हो गया हो। वो अपीयरेंस और जजमेंट के पहले दे सकता है, जबकि जो प्लेंटिफ है वो प्लेंटिफ किसी भी स्टेज में टेम्पररी इंजंक्शंस के लिए एप्लीकेशन दे सकता है। तो दूसरा क्या है कि जो प्लेंटिफ है एट एनी स्टेज बिफोर द जजमेंट, जजमेंट से पहले किसी भी स्टेज पे वो एप्लीकेशन दे सकता है। मतलब दूसरा क्या है कि एप्लीकेशन संबंधित कोर्ट में इसके लिए टेम्पररी इंजंक्शंस के लिए एप्लीकेशन कौन देगा? तो जब प्लेंटिफ की बात करें तो एट एनी स्टेज बिफोर द जजमेंट, जजमेंट से पहले किसी भी स्टेज पे दे सकता है। जबकि जो डिफेंडेंट है यदि उसको एप्लीकेशन देनी है तो प्रतिवादी कब देगा?
आफ्टर, ओनली आफ्टर द अपीयरेंस इन कोर्ट, जब वो कोर्ट में अपीयर हो जाए उसके बाद ही वो ऐसा कर सकता है। ऐसा नहीं कि रिटन स्टेटमेंट दिया नहीं पहले ही इस बात के लिए चला जाएगा, तो पहले उसे रिटन स्टेटमेंट देने होंगे, पहले उसे अपीयर होने होंगे कोर्ट में, और अपीयर होने के बाद ही वो इसके लिए जा सकता है। तो ये कब कर सकता है? ओनली आफ्टर अपीयरेंस। तो ये रूल 2 कह रहा है कि ये डिफेंडेंट कब कर सकता है? ओनली आफ्टर अपीयरेंस। और जो रूल ए है वो क्या कह रहा है? 2 का जो ए है वो कह रहा है कि किसी भी स्टेज में प्लेंटिफ को यदि ऐसा लगता है तो वो किसी भी स्टेज में कर सकता है। अब यहां इसी में 2-3 पॉइंट 2 में ही कुछ और समझ लो स्टार बना के। यहां कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि मान लो जो टेम्पररी इंजंक्शंस हैं और उस आदेश को भंग किया जाता है, उस ऑर्डर को ब्रीच किया जाता है, उस इंजंक्शंस को ब्रीच किए जाते हैं, उसके जो कंसर्न्स हैं उसको नहीं माने जाते हैं, तो फिर क्या होगा? तो ऐसे कंसर्न्स में यह है कि यदि आदेश भंग होता है, यदि जो ऑर्डर है वो ब्रीच होता है, ऑर्डर ब्रीच होता है या भंग होता है, तो क्या होगा? मतलब जो ऑर्डर दिया गया है टेम्पररी इंजंक्शंस का वो नहीं होगा, उसका पालन नहीं होगा, ऐसे कंसर्न्स में क्या होगा? तो ऐसे कंसर्न्स में यह हो सकेगा कि उस व्यक्ति को जो इंजंक्शंस को नहीं मानता है उसे अप टू 3 मंथ, मतलब 3 महीने तक की सिविल प्रिजन में, सिविल इंप्रिजनमेंट हो सकता है। अर्थात उसको सिविल कारागार, ध्यान रखो क्रिमिनल नहीं, सिविल कारागार में उसे 3 महीने तक की सजा हो सकती है। तो कहा गया कि यदि ऑर्डर ब्रीच या भंग होता है तो ब्रीचर को या वो पार्टी जो व्यक्ति बात नहीं मानता है तो क्या हो सकता है? अप टू 3 मंथ सिविल इंप्रिजनमेंट, मतलब 3 महीने का सिविल कारावास, 3 महीने का सिविल कारावास होगा यदि वो नहीं मान रहा है तो। और इसके साथ ही ये ध्यान रखो, ये किसके साथ होगा? जो इसको भंग कर रहा है। तो 3 महीने का सिविल कारावास और उसकी संपत्ति भी कुर्क की जा सकती है, प्लस अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, या संपत्ति कुर्क हो सकती है, संपत्ति कुर्क हो सकती है। मतलब कोर्ट को जैसा भी लगे, यदि ऐसा है कि जो टेम्पररी इंजंक्शंस दिया गया है यदि उसे नहीं माना गया या उसके राइट जो लिमिटेशंस थे, उसके जो डेकोरम्स थे उसको नहीं माना गया, ऐसे केस में जो ब्रीचर होंगे, जो भंग करेगा, उसे 3 महीने की सिविल कारावास होंगे और 3 महीने के सिविल कारावास के साथ साथ उसकी संपत्ति भी कुर्क की जाएगी, उसकी संपत्ति को अटैच कर लिया जाएगा। अब यहां कंसर्न्स ये होंगे कि संपत्ति में भी कुछ नियम है। वो क्या नियम है? तो स्टार बना के नोट कर लो। जो संपत्ति की कुर्की होगी वो किसी भी कंसर्न्स में 1 साल से ज्यादा के लिए नहीं हो सकता। अब यहां 2 प्रश्न आएंगे कि मानो आपने अरेस्ट कर लिया 3 साल तक के, 3 महीने के लिए, 3 महीने से कम तक का ही होगा, और उसकी प्रॉपर्टी को भी अटैच कर लिया। प्रॉपर्टी अटैचमेंट कब तक के लिए होगी? मैक्सिमम 1 साल, अर्थात उस 1 साल से पहले ही आपको फैसला दे देना होगा। लेकिन किसी कारणवश यदि फैसला नहीं हुआ तो क्या होगा? तो इसी बात को यहां कहा जाता है कि ये जो प्रॉपर्टी की कुर्की है ये कब तक हो सकता है? ये हो सकता है कि मैक्सिमम 1 ईयर, और यदि इसके बाद भी जो ब्रीचिंग है वो कंटिन्यू रहे और संपत्ति उसके अंदर ही है तो फिर क्या किया जा सकता है? तो ऐसे कंसर्न्स में ये कहा जा सकता है कि यदि अवज्ञा, जो ब्रीचिंग है वो कंटिन्यू ही रहे, तो इस प्रॉपर्टी को तो कुर्क में नहीं रख सकते, लेकिन इस प्रॉपर्टी को फिर बेच लेने का आदेश दिया जाएगा, और इस बेचने के बाद उससे जो पैसे होंगे, जो रेवेन्यू, जो भी चीजें आएंगी, वो पैसे जो पीड़ित पक्ष है, जो अफेक्टिव पार्ट है, उसको दे दिए जाएंगे। रिमेनिंग उससे जितने पैसे बचे वो उस व्यक्ति को वापस लौटा दिया जाएगा। क्लियर? तो इस कंसर्न में ऐसे ध्यान रखो, मैक्सिमम 1 ईयर, और यदि 1 ईयर के बाद भी ब्रीचिंग कंटिन्यू रहा, अर्थात यदि आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर इफ ब्रीच कंटिन्यूड, मतलब यदि जो भंग है, अर्थात जो इसके रूल को, आदेश को नहीं माना जा रहा है, वो जारी है, पूरा फैसला नहीं आया, ऐसे कंसर्न्स में जो प्रॉपर्टी होंगी विल बी सोल्ड, प्रॉपर्टी को बेच लिया जाएगा। जो अमाउंट होंगे, अमाउंट में क्या किया जाएगा? पीड़ित पक्ष को दे दिया जाएगा, अफेक्टेड
पार्टी को दे देगा, इसको बेचेगा संपत्ति, और संपत्ति बेचने के बाद जो प्रभावित व्यक्ति है उसे अफेक्टेड व्यक्ति को दे दिया जाएगा। हाँ, अब मान लो संपत्ति बहुत ज्यादा कॉस्ट की है और जितना इसका प्रभावन है या जितने इसकी राइट्स थे या जितने इसकी क्लेम थे उस क्लेम से ज्यादा की प्रॉपर्टी है, तो जो रिमेन्स होगा वो उस व्यक्ति को वापस लौटा दिया जाएगा जिसकी ये प्रॉपर्टी है। रिमेनिंग अमाउंट, जो रिमेनिंग है वो रिटर्न कर दिया जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। रिटर्न टू ओरिजिनल मास्टर या रिटर्न टू द पीपल कंसर्न। उस व्यक्ति को वो सारी प्रॉपर्टी लौटा दिए जाएंगे। उसके बाद जो पीड़ित पक्ष है, जो अफेक्टेड पार्ट है, उसको पैसे दे देगा और उसके बाद जो अमाउंट बचता है वो उसे वापस लौटा दिया जाएगा। ये क्लियर? इसके बाद हम लोग आते हैं रूल 3 की बात करते हैं। रूल 3, रूल 2 समझ में आ गया क्लियरली? रूल 2 में क्या कहा गया कि कोई भी पार्टी इस बात के लिए एप्लीकेशन दे सकता है कि जो टेम्पररी इंजंक्शन है वो लागू किया जाए। कोई भी पार्टी में कब? यदि प्लेंटिफ को देना है तो प्लेंटिफ कब दे सकता है? प्लेंटिफ किसी भी स्टेज में दे सकता है, जजमेंट से पहले, और जो डिफेंडेंट है वो अपीयरेंस के बाद ही दे सकता है। हाँ, अब उसके बाद क्या होगा? इसी पार्ट में ये कहा गया कि यदि ब्रीच ऑफ इंजंक्शन होता है अर्थात इंजंक्शन को माना नहीं गया, ऐसे कंसर्न पे उस व्यक्ति को जो ब्रीच करता है 3 महीने तक की सिविल कारावास में सजा हो सकती है और उसकी प्रॉपर्टी को भी कुर्क किया जा सकता है। लेकिन प्रॉपर्टी कुर्क में लिमिटेशन कितना है? इसका मैक्सिमम लिमिटेशन 1 ईयर होगा और 1 ईयर के बाद भी यदि वो ब्रीचिंग कंटिन्यू रहा, उस बीच में फैसला नहीं हुआ, ऐसे कंसर्न उस प्रॉपर्टी को बेच ली जाएगी और प्रॉपर्टी को बेचने के बाद जो अफेक्टेड पार्टी है, जो प्रभावित पक्ष है, उसको उसमें से उसके जो राइट्स है वो पैसे दे दिए जाएंगे। जो रिमेनिंग बचेगा उसे इस व्यक्ति को वापस कर दिया जाएगा। ये हो गया रूल 2। अब आते हैं हम लोग रूल 3 की बात करते हैं। रूल 3 में क्या कहता है? रूल 3 कहता है कि बिफोर ग्रांटिंग द इंजंक्शन, इंजंक्शन का जो ऑर्डर होगा उसे देने से पहले अपोजिट पार्टी को भी नोटिस दी जाएगी, उस पार्टी को भी सुना जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जब भी एक सामान्य सी प्रक्रिया है कि कोर्ट में जब भी कोई मुद्दा आता है तो आप सामने वाले पार्टी जिस जो प्रभावित होने वाला है उससे आप पूछोगे, उसकी राय सुनोगे, उसके कंसर्न्स को लेने के बाद ही ऐसा दिया जा सकता है। तो रूल 3 कहता है कि जब भी हमें ऐसा इंजंक्शंस देने होंगे या टेम्पररी इंजंक्शंस देने होंगे तो अपोजिट पार्टी को भी सुना जाना होगा। ये क्या है? ये नॉर्मल कंसर्न्स है। एक कंसर्न्स ऐसा भी होगा यदि मान लो कहा गया कि कुछ चीजें तत्काल इमीडिएट आदेश देनी है और जब तक हम उसे नोटिस करेंगे, जब तक वो आएगा तब तक वो मुद्दा ही समाप्त हो चुका होगा, या ऐसा कि इरिवर्सिबल लॉस हो चुका होगा। इरिवर्सिबल लॉस का मतलब ऐसे लॉस जो दोबारा वापस नहीं आ सकता है। ऐसे कंसर्न्स में क्या होंगे? तो कहा गया ऐसे कंसर्न्स में कोर्ट के पास राइट है कि वो बिना दूसरे पार्टी को सुने हुए एक्स पार्टी भी इंटरिम ऑर्डर दे सकता है। अब एक्स पार्टी भी इंटरिम ऑर्डर यदि दे दे, इसका मतलब क्या होगा? तो फिर क्या होगा? मान लो आपने नॉर्मल कोई ऐसा कंसर्न है, आपने एफिडेविट के साथ कोर्ट को प्रमाणित कर दिया कि जब तक उस व्यक्ति को सूचना देंगे, जब तक वो बात आएगा तब तक बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा जो दोबारा रिकवरेबल नहीं होंगे। ऐसे कंसर्न्स में ये कहा जाता है कोर्ट के पास ये भी राइट है कि वो एक्स पार्टी मतलब उस व्यक्ति को बिना इन्फॉर्म किए हुए जो टेम्पररी इंजंक्शंस है उसे दे सकता है। अब कंसर्न्स होंगे कि फिर उस व्यक्ति का राइट का क्या होगा? तो इसके लिए कहा जाता है कि पहले तो ऑर्डर दे दिया, फिर कंसर्न्स ये बनाएगा कि इस व्यक्ति को, प्लेंटिफ को, जिस व्यक्ति के एप्लीकेशन पे ऐसा हुआ है उसे यह कहा जाएगा कि आप इमीडिएटली जैसे ही ऑर्डर हुआ है इसके तुरंत बाद आप उस ऑर्डर की प्रति, कॉपी, इसके साथ साथ आपने जो एफिडेविट्स दिए थे जिस आधार पर इंटरिम ऑर्डर दिया गया है वो, और इसके साथ साथ जो आपने प्लांट बनाया जो आपका ओरिजिनल बाग है वो, और साथ साथ जो अन्य अगर जो आपके पास सबूत हैं उन सारे की कॉपी को लगा के इमीडिएटली या उसके जस्ट नेक्स्ट दिन आपको उस व्यक्ति जो डिफेंडेंट है जिसको प्रभावित हुआ है, जिसे सूचना नहीं दी गई, उसके घर पे आप पहुंचाओगे या रजिस्टर्ड मेल करोगे। अब रजिस्टर्ड मेल करने के बाद भी और तुरंत इस बात को एफिडेविट के साथ कोर्ट को सूचना भी देनी है कि ऐसा हो गया, अर्थात या तो उस व्यक्ति तक वो सारी चीजें पहुंचा दी गई या नहीं तो फिर उस व्यक्ति को मेल कर दिया गया है, अर्थात उस व्यक्ति को इसकी सूचना भेज दी गई है। इससे क्या होगा? इससे वो होगा कि उस व्यक्ति के पास तुरंत राइट्स होंगे। यदि उस व्यक्ति को जैसा भी कुछ लगे वो बाद में कोर्ट में आके अपनी बातें रख सकता है। हाँ, एक बात और भी ध्यान रखो, अब यदि उस व्यक्ति ने आया और वो व्यक्ति अपोजिशन क्रिएट करे, उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं कुछ जो ये बातें इसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई या जो कंसर्न है जिसके आधार पर इंटरलॉक्यूटरी जो टेम्पररी इंजंक्शन लागू हुआ
वो फ्रॉड है या किसी भी कंसर्न से वो वैलिड नहीं है, तो ऐसे एप्लीकेशंस को विद इन 30 डेज सुन लेना आवश्यक होगा और 30 डेज में ही डिसाइड कर देनी होगी कोर्ट को कि क्या वो जो इंटरिम ऑर्डर दिया गया है वो सस्टेनेबल है या उसके समाप्त किया जाए। और यदि 30 डेज में ऐसा पॉसिबल नहीं होगा तो ये भी बाय रीजन कोर्ट को लिखना होगा कि आखिर क्यों इतना टाइम लग रहा है। तो क्लियर। तो रूल 3 कह रहा है कि बिफोर ग्रांटिंग द ऑर्डर, बिफोर ग्रांटिंग द टेम्परेरी इंजंक्शन, टेम्परेरी इंजंक्शन से पहले अपोजिट पार्टी मस्ट बी नोटिस्ड, अर्थात अपोजिट पार्टी को नोटिस देना चाहिए। अपोजिट पार्टी मस्ट बी नोटिस्ड, अर्थात विरोधी पक्ष को नोटिस देना ही चाहिए होगा। हाँ, इसमें कंसर्न्स क्या है, ये नॉर्मल रूल है। ये कैसा नॉर्मल रूल है? हाँ, लेकिन एक्सेप्शनल केसेस इसमें भी है। एक्सेप्शनल कब? जब ऐसा लगे कि नोटिस देना न्याय के साथ अन्याय हो जाएगा, अर्थात न्यायपूर्ण बातें नहीं है, अनावश्यक लेट हो जाएगा, तो एक्सेप्शनल केसेस में एक्स पार्टे भी हो सकता है। एक्सेप्शनल केस में एक्स पार्टे भी हो सकता है। लेकिन यदि एक्स पार्टे होगा तो क्या होगा? तो लिखिए, कोर्ट मस्ट हैव टू राइट द रीजन व्हाई एक्स पार्टे। ये भी कोर्ट को लिखने होंगे कि आखिर वो जो उस पार्टी को बिना सुने हुए ही ये निर्णय दे रहा है, तो वो भी लिखना होगा। तो इसमें क्या होगा? ऑर्डर मस्ट बी, सॉरी, कॉज मस्ट बी रिटेन, कॉज मस्ट बी रिटेन बाय कोर्ट। कोर्ट को कॉज लिखने होंगे कि क्यों वो एक्स पार्टी दे रहा है। और ऐसा क्यों होगा? तो ये तो बार बार हर जगह हम लोग लिखते हैं कि जब न्याय के निष्कर्ष में ऐसा लगे। ये तो पूरे सिस्टम में ही बात करें तो भारतीय न्यायपालिका, सारा इंटरप्रिटेशन करने का राइट किसको है? न्यायपालिका के। पार्टी ने जो पक्ष रखा उसके आधार पर यदि जज सेटिस्फाइड हो गया, उसे ये लगा कि ऑर्डर देना बहुत नेसेसरी है और इसमें यदि टाइम लगाया जाए तो जो न्याय की मूल अवधारणा है वही फेल कर जाएगा, टाइम टेकिंग में ही सारा समय बीत जाएगा, तो ऐसे कंसर्न्स में बिना दूसरे पार्टी को सुने हुए भी वो जो टेम्परेरी इंजंक्शंस है इसको ऑर्डर दे सकता है। लेकिन जब दे देगा तो फिर क्या करना होगा? तो ऑर्डर दे देगा तो उसे जो इसके कॉज है, कारण है, कारण को भी स्पेशली मेंशंस करने होंगे। और कारण को स्पेशली मेंशंस करने के बाद, कारण किसका? या फिर किन आधार पे जज को लगा कि ये टेम्परेरी इंजंक्शंस एक्स पार्टे देना होगा, बिना उस व्यक्ति को सुने देना होगा। अब यदि इसके बाद होगा तो फिर क्या करना होगा? मान लो एक्स पार्टे हो गया, जब एक्स पार्टे कंसर्न्स हो जाएंगे तो क्या करना होगा? तो जज को क्या करना होगा? ये ध्यान रखो, जज को क्या करना होगा? जज को कंसर्न्स टू बी रिटेन, टू बी रिटेन, जज को कंसर्न्स लिखने होंगे कि क्यों उसने ऐसा दिया। प्लेंटिफ को क्या करना होगा? तो ऐसा लिख सकते हैं, प्लेंटिफ को क्या करना होगा, अर्थात जिसके ऑर्डर पे ऐसा हुआ है, एक्स पार्टे टेम्परेरी इंजंक्शंस दिया गया है, उस व्यक्ति के पास ये राइट है कि जस्ट आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द इंटरलोक्यूटर, जो टेम्परेरी इंजंक्शंस हैं, तुरंत बाद, जस्ट आफ्टर प्रोनाउंसमेंट, प्रोनाउंसमेंट के तुरंत बाद उसे क्या करना होगा? तो ऑर्डर कॉपी ऑफ ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर? यही वाला जो ऑर्डर भी टेम्परेरी इंजंक्शंस का है वो, प्लस एफिडेविट सबमिटेड फॉर, वो जो व्यक्ति जो एफिडेविट दिया था उसने किसको? कोर्ट को, जिस आधार पे कोर्ट को ये लगा कि एक्स पार्टे सुन लेना चाहिए, वो एफिडेविट सबमिटेड फॉर। उसके बाद प्लांट, प्लांट का मतलब जो उसका मूल बाद है उसकी कॉपी, प्लस द डॉक्यूमेंट ऑन विच दे रिलाई, he or she relied। मतलब ये होगा कि क्या क्या भेजना होगा? जस्ट आफ्टर द प्रोनाउंसमेंट ऑफ द ऑर्डर, प्लेंटिफ को तुरंत इतनी कॉपी, क्या क्या इसमें आएगा? कॉपी ऑफ ऑर्डर, एफिडेविट सबमिटेड, प्लांट मतलब बाद जो उसका था, और डॉक्यूमेंट ऑन विच
ही और सी रिलाइड, मतलब जिस पे डॉक्यूमेंट को आधारित है, इन सारी चीजों की कॉपी तुरंत इमीडिएटली उसे डिफेंडेंट को या अपोजिट पार्टी को भेजना होगा। तुरंत इसे अपोजिट पार्टी को भेजना होगा, अपोजिट पार्टी को भेजना होगा। कब तक? तो मैक्सिमम नेक्स्ट डे, अर्थात जिस दिन ये, या तो जिस दिन ये ऑर्डर हुआ है उसी दिन, या मैक्सिमम अप टू नेक्स्ट डे, मैक्सिमम अप टू नेक्स्ट डे। इसके बाद एक चीज और भी ध्यान रखो, मैक्सिमम नेक्स्ट डे तो भेजेगा ही, इसके साथ ही साथ इसके लिए एक एफिडेविट देके कोर्ट को इन्फॉर्म भी करना होगा उसी टाइम में, सेम डे, जिस दिन भेजा है उस दिन या उसके अगले दिन। यहां फिर से ध्यान रखो, जिस दिन ऑर्डर हुआ है सेम डे या उसके अगले दिन उसे भेज देना होगा, और उसी दिन या फिर उसके अगले दिन उस व्यक्ति को कोर्ट के सामने एफिडेविट देके कहना होगा कि हाँ हमने उसे डिलीवर ये कर दिया है या हमने मेल कर दिया है, मतलब अर्थात हम जो एक ऑथराइज्ड पोस्ट है, जो सिस्टम्स है, उसके द्वारा हम उसकी सूचना या ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रतिवादी को भेज दिए। ये तो मैक्सिमम नेक्स्ट डे तक कर सकता है। एंड सेम बी स्टेटेड इन फॉर्म्स ऑफ एफिडेविट in court up to the next day, मतलब मैक्सिमम नेक्स्ट डे तक इस बात को एफिडेविट के रूप में उसे कोर्ट को बताना भी होगा। ये क्लियर हुआ? ये क्या कंसर्न्स है? रूल 3 में हमने क्या पढ़ा कि पहले तो जिस पार्टी के खिलाफ हमने निर्णय सुनाई जानी है तो दोनों पार्टी को सुनना है। यदि दोनों पार्टी में से कोई ऐसा अर्जेंसी हो, न्याय के हित में आवश्यक हो, तो एक्स पार्टी डिसीजन भी हो सकता है इस बात के लिए। और यदि एक्स पार्टी डिसीजन हुआ तो कोर्ट का काम सबसे पहले यह है कि कोर्ट को ये रीजन लिखने होंगे कि आखिर क्या ऐसे कंसर्न्स थे जिसके आधार पर वो सेटिस्फाइड ये हुआ कि एक्स पार्टी ऑर्डर देने हैं। एक, और प्लेंटिफ के पास ये उसके पास जिम्मेदारी जाती है कि जस्ट आफ्टर ऑर्डर he must have to send all the copy of order, affidavit submitted for, or the plaint and the document upon which they are relied, all must be sent to the plaintiff defendant on the same day or just up to the next day. And after sending all the copy to the defendant, they must have to give the affidavit in the court of doing same. क्लियर हुआ? ये है कि मतलब उसी बात की सूचना उसे कोर्ट को देनी होगी। तो ये हो गया हमारा रूल 3। रूल 3 में ही एक कंसर्न्स और होंगे। ये तो हुआ, उसको सूचना दे दिया। अब यदि व्हेन इंफॉर्मेशन रीच टू डिफेंडेंट, अब जब डिफेंडेंट के पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगा और उसके मन में क्वेश्चंस होंगे, या तो एक्सेप्ट कर ले तो फिर कोई बात ही नहीं, यदि वो अपोज करे और इसके लिए वो क्वेश्चन कोर्ट में एप्लीकेशन दे कि इस ऑर्डर को सेट असाइड किया जाए या इसको ठीक किया जाए, ऐसे कंसर्न्स में जो एप्लीकेशंस होंगे, अर्थात डिफेंडेंट के जो एप्लीकेशंस होंगे, उसको मैक्सिमम 30 डे में निपटारा करना है। तो मतलब यह हुआ व्हेन इंफॉर्मेशन रीच टू डिफेंडेंट एंड ही अपोजेज, ही और सी अपोजेज, तो क्या होगा? मैक्सिमम 30 डेज में डिस्पोज करना होगा उस मुद्दे को, डिस्पोज करना होगा उस कंसर्न्स को। अर्थात यदि डिफेंडेंट ने जब उसको जो टेम्पररी इंजंक्शन है वो तो लागू हो गया, अब लागू होने के बाद जो डिफेंडेंट है उसके पास जब सूचना पहुंची, वो कोर्ट में इस मुद्दे पे कुछ अपोजिशन या अपना अनसेटिस्फैक्शन दिखाया उसे, तो कोर्ट की जिम्मेदारी होगी कि 30 डेज में इस मुद्दे को सॉल्व करना होगा, उसके कंसर्न्स को सुनना होगा, उसके कंसर्न्स को सुन के निर्णय देना होगा। और यदि ऐसा नहीं हुआ, इफ नॉट पॉसिबल, यदि ये पॉसिबल नहीं हुआ तो फिर रीजन लिखने होंगे कि क्यों पॉसिबल नहीं हुआ। रीजन मस्ट बी रिटन बाय कोर्ट, रीजन मस्ट बी रिटन बाय कोर्ट। रीजन मस्ट बी रिटन बाय कोर्ट। ये हो गया रूल 3, कंप्लीट हो गया रूल 3। इसके बाद लौटते हम लोग रूल 4 की बात करते हैं। जो रूल 4 ये कहता है, कहा जाता है कि ऑर्डर ऑफ टेम्पररी इंजंक्शन मे बी सेट असाइड, वेरीड
और डिस्पोज्ड, या तो इसे समाप्त किया जा सकता है, या फिर इसे साइड किया जा सकता है, या फिर इसमें कुछ बदलाव भी किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में जो ऑर्डर हो गया वो परमानेंट ऑर्डर, क्योंकि ये टेम्परेरी इंजंक्शंस है। और टेम्परेरी इंजंक्शंस में भी उन इंजंक्शन पे, जैसे अभी हमने ये कहा कि जो डिफेंडेंट होगा उसके पास जब क्वेश्चंस पहुंचा, या तो पहले ही कंसर्न्स में या बाद के कंसर्न्स में, तो यदि डिफेंडेंट ने कुछ अपोजिशंस के, डिफेंडेंट ने यदि कोई डिससैटिस्फैक्शन दिखाया, तो कोर्ट को उसके बातों को सुनते हुए कोई निर्णय देना होगा। और जब वो निर्णय होंगे तो दो कंसर्न्स होंगे, या तो पूरे जो टेम्परेरी इंजंक्शन है उसे ही साइड कर दे, या उसमें कुछ बदलाव करे। तो ये कह रहा है कि ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन में सेट असाइड वेरीड, कुछ बदलाव किया जा सकता है, या डिस्चार्ज्ड, या तो इसे डिस्चार्ज किया जा सकता है, या फिर सेट असाइड किया जा सकता है, या कुछ बदलाव किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? तो ये रूल 4 जब हमने कहा कि ऑर्डर ऑफ इंजंक्शन को सेट असाइड या डिस्चार्ज या कुछ चेंजिंग हो सकता है, तो किस पे होगा? जो डिफेंडेंट होगा अर्थात जो प्रतिवादी पक्ष होगा उसके एप्लीकेशन पे। तो कैसा होगा? ऑन द एप्लीकेशन ऑफ डिफेंडेंट। जो डिफेंडेंट होंगे उसके एप्लीकेशन पे ऐसा होगा। और यहां ध्यान रखो, डिफेंडेंट क्या, कौन? तो जो प्रभावित पक्ष है, जो इससे पीड़ित है, प्रभावित पक्ष, जिसको इस इंजंक्शन से घाटा हुई है, जो इस इंजंक्शन से प्रभावित हुआ, उसके एप्लीकेशन पे ऐसा हो सकता है। अब उसके एप्लीकेशंस पे ऐसा होगा तो इसके भी कुछ कंसर्न्स होंगे, कुछ कंडीशंस होंगे। ऐसा तो नहीं वो केवल एप्लीकेशन देगा तो हो जाएगा। तो वो कंडीशंस कौन कौन से हैं? तो रूल 4 में कुछ कंडीशंस की हम बात करते हैं। कंडीशंस क्या क्या होंगे? तो कंडीशंस ये होगा कि सबसे पहले जिस व्यक्ति ने इंजंक्शंस के लिए अप्लाई किया था, अर्थात जो प्लेंटिफ था, उसने कुछ फ्रॉड या कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, या उसने फर्जी स्टेटमेंट्स दिया था। तो सबसे पहले कंडीशंस क्या है कि जो प्लेंटिफ का फ्रॉड या वैक्सिशियस कंसर्न्स, तो इसमें क्या होगा? फ्रॉड या फॉल्स स्टेटमेंट या फॉल्स या फ्रॉड डॉक्यूमेंट, मतलब इस आधार पे मतलब फ्रॉड हुआ है या फॉल्स या फ्रॉड डॉक्यूमेंट रहा है, इसके लिए। दूसरा, इसमें भी ये ध्यान रखो, ये जो फ्रॉड, फॉल्स या फ्रॉड नहीं है, ये प्लेंटिफ द्वारा नोइंगली किया गया है। नोइंगली किया जाने का मतलब है वो जानबूझ के ऐसा किया गया है। डन बाय प्लेंटिफ नोइंगली, अर्थात प्लेंटिफ ने जानबूझ के फ्रॉड किया है या फॉल्स किया है या कोई फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाया है। एक कंसर्न। और ये कब होगा? यदि उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को सुना नहीं गया हो। एक कंसर्न। दूसरा जो कंडीशंस होंगे, इसमें पहला कंडीशन, जो दूसरा कंडीशन ये होगा कि मान लो उसने सारे डॉक्यूमेंट सही लगाए और डिफेंडेंट को भी सुना गया, लेकिन बाद में कुछ परिदृश्य ऐसे बदले, बाद में कुछ कंडीशंस ऐसे बदले जिन कंडीशंस में वो जो टेम्पररी इंजंक्शंस था वो इरेलेवेंट हो गया या अन्यायपूर्ण हो गया। ऐसे कंडीशंस में भी उसको बदला जा सकता है। तो दूसरा क्या होगा कि लेटर सिचुएशन बिकेम सच वेयर, कहां? जहां टेम्पररी इंजंक्शन बिकेम अनजस्ट, मतलब अब सिचुएशन ऐसा हो गया, सुने जाने के बाद जब फैसला हो गया इसका, तब तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन आफ्टर दैट लेटर सिचुएशन बिकेम सच, ऐसी परिस्थिति बन गई कि वेयर जो टेम्पररी इंजंक्शंस हैं बिकेम अनजस्ट, वो अन्यायपूर्ण हो गया या फिर इरेलीवेंट, इसको ऐसे भी लिख सकते हो इरेलीवेंट, और इरेलीवेंट हो गया, ऐसे कंसर्न्स में भी इसको सेट असाइड किया जा सकता है। क्लियर? अब इसके बाद ये दो कंसर्न्स हो गए, कौन सा? 4 में कब कह रहा है? जब या तो उसने फ्रॉड के आधार पर लिया हो
और दूसरा कंसर्न कि जब तात्कालिक परिदृश्य में जब टेम्पररी इंजंक्शन सुनाया गया वो ठीक था, बाद के समय में कुछ कंसर्न्स ऐसे बदले, कुछ ऐसे नई डॉक्यूमेंट्स है, कुछ नई सारी चीजें मिली जिसके आधार पर पता चला कि वो जो टेम्पररी इंजंक्शन है वो अनजस्ट है, तो इसको समाप्त किया जा सकता है या फिर जितनी आवश्यक हो उतना बदला जा सकता है। इसलिए हमने कहा कि सेट असाइड, वायरेट या डिस्चार्ज किया जा सकता है, पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है। इसके बाद आता है रूल 5। रूल 5, अब ये जो रूल 5 है इसको कहा जाता है इंजंक्शन टू कॉर्पोरेशन। जैसे मान लो किसी इंजंक्शन में कॉर्पोरेशन, किसी व्यक्ति के बारे में कहा गया तो व्यक्ति तो पूरी तरह उसमें शामिल है ही। यदि व्यक्ति विरोध करेगा तो क्या होगा, हमने कहा था रूल 2 के अंतर्गत बात करेंगे, तो व्यक्ति यदि असहमत हो, इसके ब्रीच करता है तो उसे अरेस्ट किया जाएगा 3 महीने तक की सिविल कारावास, या फिर उसकी संपत्ति को भी कुर्क किया जा सकता है, 1 साल तक के कंसेशन में होता है। अब यही कंसर्न है कि यदि किसी कॉर्पोरेशन के बारे में बात किया जाए, किसी कंपनी के बारे में बात किया जाए, तो कंपनी तो एक व्यक्ति है नहीं, तो कहा यह जाता है कि यदि इन केस ऑफ कॉर्पोरेशंस ये है तो कॉर्पोरेशन पे बाध्यकारी तो होगा ही। कॉर्पोरेशन कॉर्पोरेशन के साथ कॉर्पोरेशन को जेल तो नहीं ले जा सकते, उसकी संपत्ति जब्त कर सकते हो। तो हाँ, इसमें भी कहा गया कि कॉर्पोरेशन के साथ साथ कॉर्पोरेशन का वो अधिकारी या वो व्यक्ति भी जिम्मेदार होगा, अर्थात उसको भी जेल भेजा जा सकता है जिसका एक्शन रिक्वायर्ड है टू डू व्हाटएवर बी कंफर्म्ड बाय दिस टेम्पररी इंजंक्शन। अर्थात टेम्पररी इंजंक्शंस में जो आदेश दिए गए हैं उसको पूरा करने के लिए जिन व्यक्ति की आवश्यकता थी किसी कार्य की, वो व्यक्ति भी उतना ही लायबल होगा जितना कॉर्पोरेशन लायबल होगा। अर्थात यह होगा कि कॉर्पोरेशन की संपत्ति और जेल जाने की जहां तक बात है तो उस व्यक्ति को भी लायबल किया जाएगा जिसकी जरूरत है, अर्थात कंपनी के जो अधिकारी हैं। तो यही कह रहा है इंजंक्शन टू कॉर्पोरेशन। यहां हम लोग टेम्पररी इंजंक्शन से पढ़ रहे हैं टू कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन, तो इसमें क्या होगा, बाइंडिंग टू कौन कौन, बोथ द कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन पे तो बाइंडिंग होगा ही, एंड द कंसर्न्ड ऑफिसर which action is required to do। मतलब इसमें वो व्यक्ति भी और कॉर्पोरेशन में दोनों लोग जिम्मेदार होंगे, केवल कॉर्पोरेशन ही जिम्मेदार नहीं होगा। जो कॉर्पोरेशन के नाम पे तो ऐसा हो सकता है कि कॉर्पोरेशन की संपत्ति सीज की जा सकती है, लेकिन जो अब उसमें भी उस व्यक्ति का तो कुछ घाटा नहीं हुआ। जैसे कंसर्न समझ लो, अभी भी भारतीय समाज में भारतीय न्यायपालिका की एक बड़ी नेगेटिव चीज है, या इसमें न्यायपालिका के साथ साथ हमारे विधायिका की भी कंसर्न्स हैं कि आज भी जो सरकारी ऑफिसर्स होते हैं वो अनावश्यक से किसी काम में लेट लतीफी लगाते हैं, और उस व्यक्ति की चूंकि जिम्मेदारी डिसाइड नहीं होती है, इसलिए यदि बाद में फाइन भी होता है तो उस कंसर्न में फाइन किसको पे करना होता है, गवर्नमेंट को करना होता है। अर्थात उस व्यक्ति की व्यक्तिगत लायबिलिटीज नहीं होती, जबकि ये गलत है। होना यह चाहिए कि सरकारी ऑफिसर के केस में भी व्यक्तिगत लायबिलिटी सेट होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति के चलते इतना लेट हुआ, या जिस व्यक्ति के चलते रेवेन्यू का लॉस हुआ, या जिस व्यक्ति के चलते कोई भी हार्म हुआ, वो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि उसकी सैलरी या उसकी प्रॉपर्टी से लेके उस व्यक्ति को कंपेंसेट करना चाहिए। ऐसा यदि कर दिया जाए तो भारत सरकार के अधिकांश सरकारी ऑफिस ठीक हो जाएंगे। लेकिन अभी तक क्या है कि सामान्य कंसर्न्स में व्यक्ति की लायबिलिटी तय की नहीं जाती, केवल डिपार्टमेंट की लायबिलिटी तय की जाती है। नतीजा घाटा भी हुआ तो किसको, सरकार को भी, देश को, उस व्यक्ति को सैलरी मिल ही रही है, उस व्यक्ति को क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द मेजर कंसर्न्स। तो यहां कॉर्पोरेशन के केस में कहा जा रहा है कि इंजंक्शन टू यदि कॉर्पोरेशंस कहा गया तो ये बाइंडिंग टू बोथ द कॉर्पोरेशन पे भी बाइंडिंग होगा, और इसके साथ साथ जो कंसर्न्ड ऑफिसर होंगे जिसका एक्शन रिक्वायर्ड है उस पे भी बाइंड होगा। अर्थात यदि प्रॉपर्टी सीज करने की बात होगी तो कॉर्पोरेशन का तो सीज किया ही जाएगा, इस व्यक्ति को भी अरेस्ट किया जा सकता है और ये व्यक्ति भी उतना ही लायबल होगा। तो ये रूल 5 कहता है। क्लियर हुआ? जैसे मान लो व्यक्ति के कंसर्न्स में तो व्यक्ति था ही खुद से, ये कंप्लीट। तो ये जो रूल 1, 2, 5 है ये था टेम्पररी इंजंक्शन से संबंधित। अब टेम्पररी इंजंक्शंस हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद जो सेक्शन है इसके 6 से 10, इस 6 से 10 सेक्शन में इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर की बात की गई, अर्थात अंतर्वर्ती आदेश के बारे में बात किया गया है। तो रूल 6 to 10। अब ये जो 6 to 10 है इसको कहते हैं इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर, अंतर्वर्ती आदेश। इस अंतर्वर्ती आदेश में सामान्य अर्थों में यह लिया जाता है जो इंजंक्शन था उसमें कुछ चीज के करने से रोका गया, और इस आदेश में कुछ चीज करने को कहा जाता है।
दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये ध्यान रखो। वहां जो व्यादेश था उसमें नहीं करना रेफ्रेन किया गया, और इसमें क्या है कि मूलतः कुछ चीजें करने को कहा जाता है। तो ये टोटल रूल 6 to 10 है। इसमें रूल 6 फिर कहता है कि कब किया जा सकता है, कब, तो ये हो गया कंडीशन, किस किस कंडीशन में अलाउ किया जाएगा। जैसे इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर के संबंध में यह आया रूल 6, और टेम्पररी इंजंक्शन के संबंध में रूल फर्स्ट। रूल फर्स्ट भी क्या कह रहा था, कंसर्न्स। कंसर्न्स क्या था, या तो संपत्ति या वो चीजें डिस्पोज होने वाली है, या डिफॉल्ट जो डेब्टर है क्रेडिटर के खिलाफ वो थ्रेटन कर रहा है या प्रॉपर्टी डिस्पोज कर रहा है, या फिर उसको बाय फोर्स इवैक्यूएट कर रहा है। 3 कंसर्न्स थे। तो यहां भी 6 में ऐसे ही कुछ कंसर्न्स होंगे कि किस कंसर्न्स में इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर कोर्ट दे सकती है। तो कहा जाता है ऐसे कंसर्न्स में कि जो विवाद का मुद्दा है उससे संबंधित जो भी प्रॉपर्टी है या जो कुछ भी है वो या तो नेचुरली या फिर किसी टाइम बॉन्ड कंसर्न्स के चलते डिके हो रहा है या समाप्त हो रहा है। अर्थात जब तक फैसला होगा तब तक वो कुछ चीजें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। ऐसे कंसर्न्स, मान लो अब एग्रीकल्चरल फसल है और किसी खेत के भूस्वामित्व का विवाद है, मान लो ऐसे कंसर्न्स में जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है वो उसे यदि छोड़ दिया जाए तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। तो ऐसे ही कुछ ऐसी भी चीजें होती हैं जो प्राकृतिक रूप से जिसके नष्ट होने की संभावना है, या कोई चीजें जो स्वतः समाप्त हो जाएंगी, इसके लिए इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर लाया जाता है। तो ये कब, जब जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी होंगे उसके नेचुरल स्पीडी डिकेइंग का खतरा हो। ये कब होगा 6, जब कंसर्न्स या डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी का नेचुरली प्राकृतिक रूप से या अदरवाइज भी किसी भी तरह फास्ट स्पीडी डिकेइंग का खतरा हो, स्पीडी डिकेइंग का चांस हो या खतरा हो। अर्थात जो कुछ चीजें हैं जो विवाद के मुद्दे हैं, चाहे वो कोई फसल हो या फल फूल हो या ऐसा कुछ भी चीजें हो सकता है जो या तो प्राकृतिक रूप से या किसी अन्य तरीके से जल्दी ही समाप्त होने वाला है या स्वतः ही खत्म हो जाएगा। ऐसे कंसर्न्स में मान लो फैसला 5 साल के बाद आएगा ही, और जब फैसला आएगा तब तक मुद्दा ही समाप्त हो चुका होगा, तो ऐसे कंसर्न्स के लिए इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर जारी किए जा सकते हैं। तो इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर कब होगा, खासतौर पे उन चीजों के लिए, ऐसे प्रॉपर्टीज के बारे में या ऐसे वस्तु के बारे में जो विवादास्पद है और जिसका स्पीडी डिकेइंग होने के चांसेस हैं या स्पीडी डिकेइंग होने का खतरा है और वो स्वतः समाप्त हो जाएगा। ऐसे कंसर्न्स में इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर दिए जाते हैं, और इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर के तहत उसमें यह किया जाता है कि उसे इमीडिएटली सेल करने का या डिस्पोज करने का आदेश दिया जाता है। तो ऐसे कंसर्न्स में क्या होंगे, तो कहा जाता है इसको इमीडिएट सेल का ऑर्डर दिया जाता है, इमीडिएट सेल या डिस्पोज का ऑर्डर। यही है इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर, कि वो चीज है जिसको बहुत जल्दी ही खत्म होने के चांसेस हैं, डिकेइंग के चांसेस हैं। ऐसे कंसर्न्स में उस चीज को इमीडिएटली बेचने का या उसको जैसा भी होना चाहिए था उसे डिस्पोज करने का, उसको समाप्त करने का कंसर्न्स बताया जाता है, उसके ऑर्डर दिए जाते हैं। अब ये इमीडिएट सेल या डिस्पोज ऑफ द ऑर्डर ये कब होगा, तो जो रूल 6 कहता है ये तब हो सकता है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टी। ये कब होगा, रूल 6 अप्लाई कब होगा, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टी, एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टी, किसी भी पार्टी के एप्लीकेशन पे ये होगा। ठीक, और इसके लिए क्या होगा, तो इसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन होंगे वो कोर्ट डिसाइड करेगा। तो लिखिए टर्म्स एंड कंडीशन फॉर दिस शुड बी फ्रेम्ड बाय कोर्ट। अर्थात इसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेट्रा होंगे वो कोर्ट के द्वारा फ्रेम किया जाएगा। कोर्ट के द्वारा फ्रेम किया जाने का मतलब किन शर्तों पे, किस आधार पे, किसके द्वारा, किस व्यक्ति के द्वारा किस तरह उस मुद्दे को डिस्पोज किया जाए या समाप्त किया जाए या किस मुद्दे को डील किया जाए, ये हो जाएगा इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर।
तो ऑर्डर 6 में क्या क्या कंसर्न्स होंगे? पहला, ये कौन करेगा? तो एप्लीकेशन दे सकता है कोई भी व्यक्ति, किस चीज के लिए? जिसकी नेचुरल डिकेइंग या स्पीडी डिकेइंग के चांसेस हैं, ऐसे कंसर्न्स के लिए। और कौन सा? वो सामान्यतः मूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, अदरवाइज इमूवेबल जिसका चांसेस डिकेइंग का चांसेस नहीं है उसके लिए तो हो ही नहीं सकता है। उसमें कहा था वो तो जो टेम्पररी इंजंक्शन था उधर चला जाता। ये खास तौर पे उन प्राकृतिक वस्तुओं के लिए होगा जो समाप्त होने वाला है, मूवेबल है, जो खत्म हो जाने वाला है। क्लियर होगा? तो ये मूवेबल या डिकेइंग ऑब्जेक्ट्स के लिए होगा, डिकेइंग ऑब्जेक्ट के लिए। अब उसके बाद जो 6 है, तो 6 के बाद जो 7 रूल 7 आएंगे उसको अब समझो। रूल 6 क्या कह रहा है? रूल 6 कह रहा है कि ऐसे वस्तु को बेचा जा सकता है या इसको प्रॉपर तरीके से डिस्पोज किया जा सकता है जिस भी शर्तों पे कोर्ट को सही लगे, दोनों ही पार्टी को सुनने के बाद। ये भी ध्यान रखो, और किसी भी पार्टी के एप्लीकेशन से होगा। रूल 7 कहता है कि इस काम के लिए या तो कोर्ट उसी दोनों पार्टी में से किसी व्यक्ति को अधिकृत कर दे, ऑथराइज कर दे, या एक अलग से किसी तीसरे व्यक्ति को जिसपे कोर्ट को लगे, उस तीसरे व्यक्ति को भी इस काम के लिए ऑथराइज कर सकता है। अब क्या चीज के लिए ऑथराइज? या तो उसे प्रिजर्व करना है, उसे संरक्षित रखना है, इसके लिए डिस्पोज करना है, या चेंज करना है, इसके लिए। इसमें रूल 7 कहता है कि इसके लिए करेगा कौन? तो ये करेगा कौन? अर्थात जो रूल 6 का पालन, अर्थात किसका? रूल 6 का पालन। तो रूल 6 का पालन करने के लिए क्या करेगा? तो रूल 7 में है, इसको कहते हैं डिटेंशन, प्रिजर्वेशन, डिटेंशन, प्रिजर्वेशन और इंस्पेक्शन। अर्थात रूल 7 कहता है कि उन चीजों को डिटेंशन अर्थात रख रखाव, प्रिजर्वेशन का मतलब परिरक्षण या संरक्षण, जो चीजें खराब हो जाने वाली है उसको परिरक्षण करने के लिए क्या होगा? इंस्पेक्शन का मतलब निरीक्षण, अर्थात उस चीजों को इंस्पेक्ट किया जाए कि क्या खराब होने वाला है, कैसे खराब होने वाला है, क्या रोका जा सकता है। तो ये रूल 7 उस तीनों चीजों के लिए, इन 3 चीजों की व्यवस्था करता है: डिटेंशन रखरखाव, प्रिजर्वेशन का मतलब परिरक्षण, और इंस्पेक्शन अर्थात उस चीज से संबंधित जो फसल है या जो कुछ भी है वो खराब होने वाला है तो उसको क्या क्या खराब होने वाला है, क्या कंसर्न्स है, इसके आधार पर इंस्पेक्शन। ये 3 चीज करवा सकती है कोर्ट। तो 3 चीज करवा सकती है, ये भी क्यों? तो किसी पार्टी के एप्लीकेशन पे, ये भी कैसे होगा? किसी पार्टी के एप्लीकेशन पे। अब एप्लीकेशन पर करेगा तो कैसे करेगा, ये भी कंसर्न्स होंगे। तो इसके लिए कोई भी आदेश जारी कर सकता है। किसी पार्टी के एप्लीकेशन पे डिटेंशन, प्रिजर्वेशन और जो इंस्पेक्शन है इसके लिए ऑर्डर जारी कर सकती है कोर्ट, ऑर्डर जारी कर सकती है। दूसरा भी इसमें काम कर सकती है कि इसके लिए या तो दोनों ही पार्टी में संभव हो तो, या फिर यदि दोनों ही पार्टी विवादास्पद है, डिस्प्यूटेड है और दोनों पार्टी से यह सुरक्षा एक्सेप्ट कराना अच्छा नहीं है या समीचीन नहीं है या पॉसिबल नहीं है, ऐसे कंसर्न्स में कोर्ट किसी थर्ड पार्टी को भी इसके लिए ऑथराइज कर सकता है। इन चीजों के लिए, इन चीजों मतलब ये कौन सा चीज है? तो यही जो डिटेंशन है, प्रिजर्वेशन है या इंस्पेक्शन है, इन तीनों चीज के लिए किसी थर्ड पार्टी को भी ऑथराइज कर सकता है, किसी थर्ड पार्टी को ऑथराइज कर सकता है। अर्थात कोर्ट थर्ड पार्टी को ऑथराइज कर सकता है कि उन चीजों को आप देखिए, उन चीजों को प्रिजर्व करिए, इंस्पेक्ट करिए और रिपोर्ट दीजिए। इस काम के लिए तीसरे पार्टी को भी कर सकता है। और तीसरा, यदि मान लो इन दोनों के अलावा कुछ एक्सपेरिमेंट या टेस्टिंग आदि की जरूरत हो तो साथ में ही यह कहा जाता है कि इन सब के लिए, फिर इन सब के लिए क्या होगा? कौन कौन सा? यही इन सब के लिए डिटेक्शन, प्रिजर्वेशन और इंस्पेक्शन, इन तीनों के लिए यदि आवश्यक हो, इफ नेसेसरी, तो कोई सैंपल भी ले सकता है, एक्सपेरिमेंट भी कर सकता है और कुछ चेंज भी कर सकता है। तो इन तीनों के लिए किसी भी व्यक्ति को ऑथराइज कर सकता है,
किसी भी व्यक्ति को सैंपल लेने के लिए ऑथराइज कर सकता है, सैंपल लेने को, एक्सपेरिमेंट करने को, एक्सपेरिमेंट करने को ऑथराइज कर सकता है। क्लियर हुआ? रूल 7 में कोर्ट के पास राइट है, तो वो ये कर सकता है कि वो जो चीजें खराब होने वाली हैं वो खराब हो सकती हैं, ऐसे कंसर्न्स में किसी भी पार्टी के एप्लीकेशन पे वो या तो उस दोनों पार्टी को उन चीजों को सुरक्षित रखने के लिए, संरक्षित रखने के लिए या इंस्पेक्शन करने के लिए आदेश दे सकती है, या फिर इस काम के लिए यदि उन दोनों से संभव नहीं है तो किसी तीसरे पार्टी को भी ऑथराइज कर सकते हैं। साथ ही यदि आवश्यक हो तो तीसरे पार्टी को उसमें से सैंपल लेने के लिए, उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए, इन सारी चीजों के लिए भी किसी भी व्यक्ति को ऑथराइज कर सकता है। हाँ, ये जो रूल 7 है इसमें क्या है, उसके प्रिजर्वेशन के लिए तो पार्टी है ही, पार्टी के साथ साथ थर्ड पार्टी को भी अलाउ किया जा सकता है। स्पेशली ध्यान रखो, तो कंसर्न है कि थर्ड पार्टी को अलाउ कैसे किया जाएगा, उसके लिए एक नियम है 7 के बी में। इसमें यह कहा गया कि इसमें म्यूटस म्यूटेंडी करना होगा, अर्थात ये होगा, मतलब ऐसा समझो कि तीसरे पार्टी की जो एंट्री होगी तो कहीं ऐसा ना हो कि तीसरे पार्टी की एंट्री एक नई ही बखेरा, नई ही कंसर्न शुरू कर दे। होना यह चाहिए कि वो जो तीसरे पार्टी की एंट्री है वो केवल इस हद तक सीमित होनी चाहिए जहां तक उस मामले की फैसला करना हो। ऐसा नहीं कि बाद में तीसरा पार्टी पक्ष बन जाए, एक अलग ही सिस्टम शुरू हो जाए। तो ऐसे कंसर्न्स में एक रूल होता है कि तीसरे पार्टी के जो राइट्स होंगे या जहां तक एंट्री उसकी है वो केवल उस मुद्दे तक ही सीमित होगी जहां तक उस मुद्दे को सुलझाने के लिए कोर्ट को आवश्यक लगता है। तो अर्थात इसी में रूल 7 में स्टार बना के नोट कर लो कि जो थर्ड पार्टी की एंट्री होगी, थर्ड पार्टी की एंट्री, जो थर्ड पार्टी की एंट्री होगी वो म्यूटेटिस म्यूटेंडिस के आधार पे होगा। एक नियम होता है म्यूटेटिस म्यूटेंडिस। म्यूटेटिस म्यूटेंडिस का मतलब यह होगा कि तीसरे पार्टी की एंट्री उसी अर्थ तक होगी, या अर्थात किसी दो मुद्दे का सॉल्यूशन जब हम करते हैं तो इस तरह रखते हैं कि मूल मुद्दा ही दरकिनार ना हो जाए। जैसे इस व्यक्ति की एंट्री हुई, इस व्यक्ति की कुछ रिपोर्ट हुई तो पता चला कि रिपोर्ट कुछ और के लिए करना था, इसने कुछ नया बखेरा शुरू कर दिया, अब केस का डायरेक्शन ही बदल जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो म्यूटेटस म्यूटेंडी का मतलब यह होगा किसी दो मुद्दों में जब हम कंपैरिजन करते हैं तो ऐसा करना चाहिए कि उसके जो मूल मुद्दे हैं वो डेविएट ना कर जाए। अर्थात इसका मतलब यह होगा कि थर्ड पार्टी की एंट्री, जो थर्ड पार्टी की एंट्री है वो मस्ट बी इन सच अ वे which does not deviate the main concerns या main motto of main concerns of the plant। जो प्लांट का मुख्य मुद्दा है उससे ये भटका न दे, इस बात को ध्यान रखना होगा। इसको कहता है म्यूटेटिस म्यूटेंडिस, अर्थात जो थर्ड पार्टी की एंट्री होगी उन्हीं शर्तों के अधीन होगी जिन शर्तों के अधीन या जिन शर्तों के द्वारा ये देखा जाएगा कि जो मूल मुद्दा है वो भटक ना जाए। इसके बाद आता है रूल 8। जो रूल 8 है वो ये बताता है कि एप्लीकेशन फॉर सच ऑर्डर टू बी आफ्टर नोटिस टू थर्ड पार्टी। जैसे हमने टेम्पररी इंजंक्शंस में भी बात की कि ये जो कंसर्न्स है, कुछ भी यदि ऑर्डर देना हो या टेम्पररी इंजंक्शंस का या इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर का, ऐसे भी कंसर्न्स में विरोधी पार्टी को सुना जाना नेसेसरी होगा। मतलब नोटिस टू बी अदर पार्टी, नोटिस टू बी अदर पार्टी टू द अदर पार्टी। ये क्या है? ये नेसेसरी है, नेसेसरी है इन नॉर्मल केसेस। लेकिन एक्सट्रीम केसेस में, एक्सेप्शनल केसेस में क्या होगा? एक्सेप्शनल केसेस में एक्स पार्टे भी हो सकता है। नॉर्मल कंसर्न्स में क्या है? ये नेसेसरी है कि अदर पार्टी को नोटिस दिया जाए, उसके बाद ही सुना जाएगा। यदि ऐसा नहीं है तो फिर क्या होगा? एक्स पार्टे भी किया जा सकता है। ऐसे कंसर्न्स में फिर वही पुराने वाले रूल लागू होंगे। और इसके साथ साथ ये कब होगा?
तो यदि इस पार्टी को इस बात को करना है हमें एप्लीकेशन फॉर सच ऑर्डर, तो ऐसे कंसर्न्स में क्या क्या होंगे? प्लेंटिफ कब कर सकता है इसको? प्लेंटिफ एट एनी स्टेज, और जो डिफेंडेंट है वो कब कर सकता है? ये आफ्टर अपीयरेंस, अर्थात अपीयरेंस के बाद ही वो कर सकता है। ये हो गया रूल 8। उसके बाद है रूल 9। रूल 9 कहता है कि व्हेन पार्टी मे बी पुट इन इमीडिएट पोजीशंस ऑफ द लैंड ऑफ सब्जेक्ट मैटर। मतलब ऐसा समझो, कहता है कि दो पार्टी है, दो पार्टी के बीच में किसी मुद्दे को लेकर लड़ाई है, और वो जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी किसी कारण से एक थर्ड पार्टी के प्रति भी लायबल है। थर्ड पार्टी के प्रति लायबल होने का मतलब यह होगा कि एक प्रॉपर्टी है जिसका मालिकाना हक या तो सरकार के पास है, या जिसकी जो टेन्योर ऑफ द रेंट्स है, या रेंट टेन्योर या उसका जो एग्रीमेंट है वो बिक्री होने वाला होता है। अर्थात ए और बी दोनों ही पक्ष इस पे विवादास्पद है, और इस पे जो राइट्स है, इसके जो रेंट्स है या जो रेवेन्यू है, वो सरकार को या किसी तीसरे पार्टी को जाना है, या अदर पार्टी को जाना है। और जब तीसरे पार्टी या अदर पार्टी को जाना है, लेकिन इस पे जो विवाद है, इसमें ए और बी दोनों का विवाद है। मतलब समझ में आया? एक प्रॉपर्टी है, मान लो यही एक शॉप है, इस शॉप की 10 साल की लीज हुई है। अब इस लीज पे आपको टैक्स देना है, तो सरकार को या फिर जो किसी प्राइवेट व्यक्ति को। अब आप दोनों दो व्यक्ति के बीच में ही विवाद है कि ये शॉप पे रेंट किसका था। ऐसे कंसर्न्स में आप दोनों के बीच के तो पोजीशंस का राइट चल ही रहा था, इन दोनों ने भी अपने राइट्स की बात की कि अपने रेंट्स या अपने रेवेन्यू मांगा, और कंसर्न्स हुआ कि चूंकि रेंट या रेवेन्यू आप दोनों के बीच डिस्कशन के चलते नहीं दे पाया है, ऐसे कंसर्न्स में कोर्ट इसको बिक्री की आदेश दे सकता है। और ऐसे यदि बिक्री का आदेश दे सकता है इस प्रॉपर्टी को, या तो उसके जो लाइसेंस होंगे या जो कुछ भी, तो और मान लो ये प्रॉपर्टी ए के अंदर है, तो बी को राइट दिया जाएगा। कोर्ट सबसे पहले ये सुनेगी कि ए या तो इसकी सारी प्रॉपर्टी, सारी रेंट वगैरह दे दे, या यदि ए देने में सक्षम नहीं है तो ये बी को कहा जाएगा कि आप इसके जो ड्यू पेंडिंग जो कंसर्न्स है वो आप पूरा कर दो। और यदि बी इस बात से एग्री हो गया कि जो पेंडिंग पार्ट्स हैं वो पूरा कर देगा, तो बी को ए से लेकर तुरंत सारी की सारी प्रॉपर्टी इमीडिएटली बी को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। अर्थात कि पार्टनरशिप केसेस में होते हैं कि यदि किसी प्रॉपर्टी पे रेवेन्यू का या एग्रीमेंट का जो कुछ कंसर्न्स हैं वो बचे हुए हैं और वो नहीं दिया गया, इसके लिए उसकी बिक्री के ऑर्डर हो गए, तो ऐसे कंसर्न्स में जो अन्य पार्टी उस प्रॉपर्टी पे दावा करता है, ऐसे व्यक्ति को ये ऑप्शंस दिए जाते हैं कि या तो पुराना जो ड्यू है वो आप चुका दो, और यदि वो चुका देगा तो ये सारी प्रॉपर्टी उस व्यक्ति को हासिल कर दी जाएगी उसी शर्त पे, चाहे वो एग्रीमेंट का शर्त था या जो भी कंसर्न्स था। ये होता है रूल 9। इसके बाद आता है रूल 10। रूल 10 की यदि बात करें तो इसमें कहा गया कि ये इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर तब हो सकता है जब मान लो दो व्यक्ति के बीच का विवाद है, दो व्यक्ति ए और बी के बीच का विवाद है, और ए ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि उसने बी की कुछ प्रॉपर्टी को या किसी अदर पार्टी की कुछ प्रॉपर्टी को एज ए ट्रस्टी अपने पास रखा है, या जो कुछ भी प्रॉपर्टी है वो बी का है या किसी अन्य पार्टी का है, इसके पास रखा है और ड्यू है देने का। ऐसे कंसर्न्स में कोर्ट यह आदेश दे सकती है कि ए या तो कोर्ट में डिपॉजिट करे या फिर बी को दे दे, अर्थात जो पार्टी कंसर्न्स है उसे दे दे। मतलब ये किसके लिए होगा? ये भी तब होगा स्पेशली मनी एंड अनडिलीवरेबल थिंग के केस में, मनी एंड अदर डिलीवरेबल मान लो ऐसा विवाद जहां कोई मनी हो या ऐसा मुद्दा जिसे आदान प्रदान किया जा सकता है, जिसकी डिलीवरी पॉसिबल है मनी का, या जिसका डिलीवरी पॉसिबल है, किसी को दिया जा सकता है, ऐसे मुद्दों पर विवाद है। और यदि कोई पार्टी, दो पार्टी में से कोई पार्टी एक्सेप्ट करता है कि हाँ ये जो प्रॉपर्टी है या ये जो मनी है वो दूसरे को दे है, दूसरे को डिलीवरी करनी है, केवल वो एक ट्रस्टी के फॉर्मेट में है, या नहीं तो उसके पास है लेकिन जिम्मेदारी उसको देना है उस व्यक्ति को, ऐसे कंसर्न्स में कोर्ट तो कंसर्न्स में डिसाइड दे सकती है। क्योंकि फाइनल देने का राइट तो कब हो जाएगा? तब तो वो फाइनल ऑर्डर हो जाएगा। तो इंटरलॉक्यूटरी ऑर्डर के तहत या तो कोर्ट ऐसा करे कि वो सारे जो उसे देना है, ड्यू है, वो कोर्ट में डिपॉजिट कर दे, या फिर बी को, अर्थात बी मतलब जो कंसर्न्ड पार्टी है, कंसर्न्ड पार्टी को वो डिपॉजिट कर दे, जमा करवा दे।
ये हो गया रूल 10, अर्थात 1 से 10 तक ये पूरे रूल हमारे समझ में आ गए। ऑर्डर 39 का ये पार्ट था, टेम्पररी इंजंक्शन से इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर से संबंधित था। क्लियर हो गया ये मुद्दा। यही हमने डिस्कशन की कि जो परमानेंट इंजंक्शन है वो किसमें होता है, वो एसआरए के तहत है। यहां हमारा टेम्पररी इंजंक्शन था, क्यों था ये भी आवश्यकता हो गई। ये क्लियर। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग आएंगे तो किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।